हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक बात हमें समझनी ये ज़रूरी है कि जैसे आपने 8th स्टैंडर्ड तक एसएसटी के अंदर 3 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, ठीक है। दोज वर हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी। यहाँ आप क्लास 9th में एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि है इकोनॉमिक्स, एंड इट बेसिकली टेल्स यू अबाउट मनी और किस तरीके से मनी जो है वो सर्कुलेट होगा, कैसे उसको अर्न किया जाएगा, कैसे उसको खर्चा करेंगे, ठीक है। और कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो कि इकोनॉमी में ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। ये चैप्टर एक बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन है जो आपको ये बताएगा बेसिकली कि एक हाइपोथेटिकल विलेज होगा जिसका नाम होगा पालमपुर, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल विलेज होगा जिसका नाम है पालमपुर, और पालमपुर में सारी फैसिलिटीज़ के थ्रू, सारी स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी कि किस तरीके से 3 टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, वो कैसे कैसे एक्सरसाइज की जाती हैं, है ना। कितने प्रकार के लोग होते हैं और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अलग अलग क्यों होती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर हम इस चैप्टर में समझाने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर इज़ मोर अबाउट स्टोरी, ठीक है। चैप्टर में कंसेप्ट जो है वो पूरी स्टोरी के बाद थोड़ा सा समझा दिया जाएगा, है ना। तो हम इसको बेसिकली एनसीईआरटी के पीडीएफ के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। The purpose of this story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. We need to understand this is a hypothetical village. It means it is not real. ठीक है, पालमपुर जैसा कोई भी विलेज नहीं है, आपको एक हाइपोथेटिकल विलेज बना कर दिया क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत ठीक होंगी, बहुत अच्छी होंगी, है ना। जो कि एक विलेज के हिसाब से ज़्यादा थोड़ा सा यूटोपियन हो जाता है, नॉट कम्प्लीटली लेकिन थोड़ा सा, राइट। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई सबसे पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। सो फार्मिंग जो है वो पालमपुर की मेन एक्टिविटी है, राइट। जबकि यहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है, डेयरी भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं लेकिन एक लिमिटेड स्केल में होती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा बड़े लेवल पर क्या हो रही है यहाँ पर, फार्मिंग, ओके। सो दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये तो हमें पता ही है, जब हमने 8th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी में रिसोर्सेज पढ़ा था तो हम ये समझ रहे थे कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज भी होते हैं, एंड ह्यूमन इटसेल्फ इज़ अ रिसोर्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत सबसे पहले पड़ जाएगी नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स ही क्या कर पाएंगे, नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करके उनसे कुछ और अच्छा बना पाएंगे, है ना, प्रोडक्शन कर पाएंगे, राइट। मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन एफर्ट, अगेन हम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, एंड मनी, ठीक है। तो अब ये मनी क्या है, कैसे सर्कुलेट होगा, कैसे इसको अर्न किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा, ये देखेंगे आगे। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर का, यहाँ पर आपको चैप्टर में क्या चीज़ें हैं ये आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। चल, सो लेट अस गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट। पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है, ठीक है, अपने आसपास के विलेज और टाउन से, ठीक है। आसपास का विलेज यानी जो नेबरिंग विलेज है उसका नाम क्या है, रायगंज, राइट। वो कहाँ, पालमपुर से केवल 3 किलोमीटर दूर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये इंट्रोडक्शन इसलिए है, लेट अस इंक्रीज द ब्राइटनेस, ये इंट्रोडक्शन इसलिए ताकि आप पूरे पालमपुर को विजुलाइज कर पाएँ, ठीक है। एक ऑल वेदर रोड है जो कि पालमपुर को कनेक्ट करती है रायगंज से और आने वाले आगे जो स्मॉल टाउन्स है, ठीक है, या जो दूसरे नेबरिंग टाउन्स है जैसे कि शाहपुर, ठीक है। वेल कनेक्टेड रोड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमसे वही चीज़ें हाईलाइट करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पर है, ठीक है, आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज, वुडन कार्ट्स drawn by buffaloes loaded with jaggery, jaggery का मतलब होता है गुड़, and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeep, tractors and trucks. So यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन है पालमपुर में, it is good and there is also an all weather road.
ऑल वेदर रोड का मतलब होता है कि जो सारे सीज़न में ठीक ठाक काम करेगी, किसी भी सीज़न में ख़राब नहीं हो जाएगी, उसे ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन की मदद से क्या बता रहे हैं, कनेक्टिविटी सही है पालमपुर विलेज की, ठीक है। कनेक्टिविटी सही है मतलब कि अगर ट्रेड होता है या लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। अगेन कास्ट वाली डाइवर्सिटी यहाँ पर भी होगी। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, मेड अप ऑफ ब्रिक एंड विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। The SC यानी कि दलित्स comprise 1/3 of the population and lives in one corner of the village। अगेन आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि भाई कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी इस विलेज में देखने को मिल जाएगा आपको। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज ऑफ सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। इसको समझ लो। यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग कास्ट को बिलोंग करने वाले लोग, अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसके साथ है, लोअर कास्ट के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमें एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी वेल ऑफ नहीं थी। कारण क्या है, इनके घरों से हमको पता चल रहा है, ठीक है। ये रह रहे थे मड और स्ट्रॉ से बने हुए घरों में। और जो अपर कास्ट थे, ठीक है, जो 80 अपर कास्ट फैमिली थी, जनरल इनके घर बड़े होते थे, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन यहाँ पर है लोगों के पास, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल ट्यूबवेल्स इन फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ठीक ठाक है और लोगों के पास खेतों में ट्यूबवेल्स भी हैं, ठीक है, मतलब इरिगेशन जो है वो भी प्रॉपर यहाँ पर होगा। प्लस नाउ अब हम यहाँ पर सर्विसेज पर आते हैं कि भाई इसके पास 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल भी अवेलेबल है। देयर इज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आपको ईजिली दवाइयाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो एक प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो लोगों को मिल जाएगी इन केस ऑफ एनी सिकनेस। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है अभी हमने देखा, ये हमको क्या बताता है कि पालमपुर जो है वो फेयरली वेल डेवलप्ड है ना, जहाँ पर रोड्स हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन है वो ठीक ठाक हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी है यहाँ पर, इरीगेशन भी अच्छे से हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग ट्यूबवेल्स विच आर रनिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर स्कूल्स भी हैं और हेल्थ सेंटर भी यहाँ पर हैं, ठीक है। अब ये अगर आप कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि आपके आसपास के जो विलेज हैं उनमें ये सारी चीज़ें एक साथ आपको ना मिले, है ना। कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in villages. In village across India, farming is the main production। ये तो हमें पता ही है कि इंडिया के विलेजेस में फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हैं और प्रोडक्शन और किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है ना, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेने अब हम जा रहे हैं। चलो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज़ को बनाना, ठीक है। हम ग्रो कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर में आप एकदम बेसिक से क्या कर रहे हो, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, सीड्स की मदद से, है ना। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वो अलग क्यों है, क्योंकि वहाँ पर आप किसी रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हो एक गुड्स के फॉर्म को चेंज करने के लिए, ठीक है, एक फॉर्म को आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। लेकिन प्रोडक्शन में आप बिल्कुल बेसिक लेवल से क्या कर रहे हो, चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अब एम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। सिर्फ प्रोडक्शन गुड्स का नहीं होता है, सर्विसेज का भी होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या होती है, 4 रिक्वायरमेंट होंगे हमेशा से, लैंड, लेबर, कैपिटल
एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये ठीक है, जिसको आप सीधा डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ये है आपका फोर्थ फैक्टर। तो इन चारों को कहेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन चारों को क्या कहेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब जब भी प्रोडक्शन करना है ये चार चीज़ों का, इन चार फैक्टर्स का होना ज़रूरी है, इनके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट या पहला फैक्टर होता है लैंड, ठीक है, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि पानी, फॉरेस्ट, मिनरल, ठीक है। इन सारे चीज़ों के, इन सारी नेचुरल चीज़ों को भी मिलाकर आप लैंड में इंक्लूड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली बात करें, जैसे अगर ज़मीन है ही सही, ठीक है, और वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें पानी की ज़रूरत है तो पानी को भी इंक्लूड कर लो। फॉरेस्ट से जो लकड़ी और आपको दूसरे रिसोर्सेज मिल रहे हैं जहाँ आप मशीनरीज बना पा रहे हैं, और मिनरल्स भी, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट होती है लैंड, इससे आप ये समझ सकते हो कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है लेबर, यानी कि काम कौन करेगा। सिर्फ सिर्फ लैंड, वाटर, इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है ना, मतलब काफ़ी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि वहाँ पर काम करने के लिए वर्कर्स भी होंगे, लेबर्स भी होंगे, तभी तो काम हो पाएगा। दैट इज़ पीपल हु विल डू दी वर्क। कुछ बहुत हाईली एजुकेटेड वर्कर्स होंगे, ठीक है, जिनको नेसेसरी टास्क, अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए आप रखेंगे, और कई जगह पर अनस्किल्ड या अनएजुकेटेड वर्कर्स जो हैं वो भी चल जाएंगे, जिनको मैनुअल वर्क जिनसे हमको कराना है, कि हमने उनको एक काम सिखा दिया, एक स्किल सिखा दी कि मैनुअल स्किल है, आपको इस तरीके से ईंट जमा जमा के दीवार बनानी है, ठीक है। तो आपने ये एक स्किल सिखा दी, इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बट फॉर सम स्पेसिफिक वर्क्स या कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए एजुकेटेड होना या पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल कैपिटल। अब यहाँ पर अगर आप कैपिटल का मतलब समझें तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं मनी की, ठीक है, और कौन सा मनी, जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल मतलब वो पैसा जो आप क्या कर रहे हो, इनपुट्स लेने में लगा रहे हो, ठीक है। मतलब कैसे इनपुट्स, टूल्स लगेंगे, मशीनरीज लगेंगी, बिल्डिंग्स, मतलब रेंट लेना पड़ेगा आपको, अगर आप किराए से ले रहे हो, खुद खरीद रहे हैं तो एज अ प्रॉपर्टी आप जब उसको खरीदेंगे तो भी तो यू हैव टू गिव कैपिटल, राइट, ठीक है। मशीनरी में सिंपल टूल से लेकर बड़े बड़े टूल्स तक हम चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल टूल्स तो हम बात करते हैं कि भाई फार्मर का जो प्लाव है वो एक सोफिस्टिकेटेड टूल है, ठीक है, लेकिन कुछ बड़े टूल्स हैं जैसे कि जनरेटर्स, टर्बाइंस या कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को भी लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कैपिटल की। लेकिन ये ऐसा खर्चा होता है, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो वन टाइम होता है ना, मतलब आपने एक बार ये खर्चा कर दिया, इस जगह पर एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये आपको प्रॉफिट देगा फॉर ईयर्स, तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। जो क्या करेंगे, टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, मतलब अगेन कैपिटल है तो मनी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट या वो पैसा जो आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में लगेगा, ठीक है। कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोडक्शन करने में जब आप ध्यान देंगे तो रोज़ कुछ ना कुछ खर्चे लगते हैं, कुछ सामान खरीदना है, रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं, ठीक है, या लेबर्स की आपको सैलरी या वेजेस देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, तो ये तो हर दिन के खर्चे हैं, ठीक है। तो इनको आप गिनेंगे वर्किंग कैपिटल में। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, मतलब जो हाथ में आपका पैसा है, कैश है बेसिकली, जो आप कभी भी खर्चा कर सकते हो, वो इसमें आ जाएगा, किसमें, वर्किंग कैपिटल में। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न, ठीक है, अगर कोई वीवर है तो वो यार्न को यूज़ करेगा, ठीक है, पॉटर है तो वो क्ले को यूज़ करेगा, ये क्या है, ये उसके लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो वो कहलाएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड्स आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये टूल्स, मशीनरी या बिल्डिंग्स जैसी या प्रॉपर्टी खरीदने जैसी चीज़ों में यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये रोज़ के खर्चे के लिए है ना, और इसका ज़रूरी नहीं है, मतलब इसको आप एक बार यूज़ कर रहे हैं, आपको नहीं पता ही कब तक फ़ायदा देगा, क्योंकि एक बार प्रोडक्शन हुआ तो ये सारा सामान इसमें ऑलरेडी लग गया, ठीक है। अब दोबारा प्रोडक्शन शुरू करोगे तो फिर से रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे, फिर से लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, फिर से इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, ओके। फिर फोर्थ रिक्वायरमेंट भी होती है, ये सारी चीज़ें मतलब कि लैंड, लेबर और कैपिटल, फिर चाहे वो फिक्स्ड हो या वर्किंग हो, ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन एक व्यक्ति अवेलेबल नहीं है जिसको स्किल आती है इन सबको मैनेज करने की, इन सबसे प्रॉफिट अर्न करने की, तो फिर इनका होना भी किसी मतलब का नहीं है,
ठीक है, तो ये स्किल कौन दे रहा है? ये दे रहा है ह्यूमन कैपिटल। ये स्किल कौन दे रहा है? ह्यूमन कैपिटल, राइट। It means you will need knowledge and enterprise to be able to put together लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ सही कॉम्बिनेशन में जमा कर लगाने वाला व्यक्ति और उससे प्रॉफिट अर्न करने वाले व्यक्ति को ही आप कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में पूरा जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी इकोनॉमिक्स का है वो पूरा का पूरा ह्यूमन कैपिटल पर ही बेस्ड है, तो हम उसको वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ह्यूमन कैपिटल होता क्या है हमने इतना समझ लिया। सो नाउ वी नो द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, या इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कहेंगे। फाइन, हर प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन करके। दैट इज़ वाई इनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि फार्मिंग इन पालमपुर, मतलब कि पालमपुर में जैसा कि हमने देखा कि बिकॉज इट इज़ अ विलेज, तो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी तो कौन सी ही है? फार्मिंग। लेकिन फार्मिंग में भी कुछ वेरिएशंस है, सारे लोग एक जैसी फार्मिंग्स तो करेंगे नहीं। ठीक है, क्रॉप्स अलग होंगी, जो उनका फील्ड साइज अलग होगी और प्रॉफिट भी अलग होगा। बात समझ आई? तो ये देखते हैं अब हम आगे। सबसे पहली बात, पालमपुर में जो फार्मिंग हो रही है उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि यहाँ पर लैंड जो है वो फिक्स्ड है, मतलब ज़मीन जितनी थी उतनी ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है ना, और लैंड फिक्स है कि कौन की किसकी ज़मीन कितनी है, तो वो अपने एरिया में क्या करेगा? एग्रीकल्चर करेगा। ठीक है, फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। 75% ऑफ द पीपल, टोटल पॉपुलेशन का 75% क्या कर रहा है? डिपेंडेंट है फार्मिंग पे, या तो फार्मिंग में काम कर रहा है या तो इनडायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट है। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। फार्मर्स मतलब जिनकी खुद का खेत है वो उस पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और फार्म लेबरर्स मतलब जो फार्मिंग का काम तो करते हैं बट दे आर नॉट हैविंग देयर ओन लैंड। द वेलबींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। ठीक है, अब अगर एक फार्म पर सही एग्रीकल्चर हुआ है, अच्छा एग्रीकल्चर हुआ है, वो उससे प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तब तो लेबर्स के पास भी क्या होगा? प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, सो उनका जो लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है फार्मिंग पर। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। ठीक है, सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड अंडर द कल्टिवेशन। मतलब कि इस पेज पर आ जाते हैं, मतलब कि जितना एरिया फार्मिंग में आना चाहिए उतना ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब कोई भी नया एरिया, ठीक है, इतना फिक्स है कि इतने ही एरिया में फार्मिंग हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कोई भी दूसरा एरिया इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, एक्सपैंड नहीं किया गया है। ठीक है, बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। लेकिन कुछ जो वेस्ट लैंड थे, ख़राब ज़मीनें थी, लोग जहाँ पे कचरा फेंक रहे थे या बंजर जिनको समझ ले रहे थे, जहाँ पर किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, उसको कन्वर्ट कर लिया गया कल्टिवेबल लैंड में। ठीक है, मतलब थोड़ा एक्सपेंशन हुआ। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप फॉर इंक्रीज। अब मतलब एक समस्या ये है कि फिक्स्ड लैंड है, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं है। अब अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है लेकिन ज़मीन इंक्रीज़ नहीं होगी, तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू यूज़ सच मेजर्स जिनकी मदद से लिमिटेड एरिया में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, क्योंकि एरिया नहीं बढ़ सकता तो ऐसे तरीके अपना लो जिनसे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे कौन से तरीके हैं हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, सो इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? ऑब्वियसली। ठीक है, कैसे कर सकते हैं यहाँ देखेंगे। एक बेसिक आइडिया देख लो, सीजन्स के अकॉर्डिंग क्या करो? कल्टीवेशन, सीजनल कल्टीवेशन कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, फिर HYV सीड्स का यूज़ किया जा सकता है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ अगर हम ऑर्गेनिक जाना चाहते हैं तो हम मैन्योर को भी लिखेंगे। ठीक है, अभी आगे समझेंगे कि क्या होता है। देन इसके बाद हम और क्या कोशिश कर सकते हैं?
प्रॉपर इरिगेशन देने का काम करें, राइट, और वेरिएशन इन क्रॉप रखें, एक ही एक क्रॉप ना उगाएं ताकि हमारी जो सॉइल क्वालिटी है वो मेंटेन्ड रहे। ठीक है, जब भी आप पढ़ते हैं ना, मेक श्योर कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले और उसको पढ़ने के बाद आप इस तरीके से बस एक एक लाइन में एक एक पॉइंट बनाकर उसको याद रख सकें। ओके, चलो अब देखते हैं कि एक ही उतना सेम लैंड से, क्योंकि एक्सपेंशन तो होना नहीं है, तो सेम लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करेंगे। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल, यानी कि किसके जैसा लगेगा पालमपुर, एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब रिजेंबल कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि पालमपुर कोई एक रियल विलेज नहीं है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, मतलब कोई भी ज़मीन खाली नहीं पड़ी है पालमपुर में। ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि जो खरीफ सीज़न होता है, तब फार्मर्स क्या ग्रो कर लेते हैं, ज्वार एंड बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड, मतलब कि ज्वार और बाजरा जो है हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैटल फीड की तरह, जानवरों को खिलाने के लिए जो चारा है वो ज्वार और बाजरा से हम इकट्ठा कर रहे हैं। और पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो रेनी सीजन का भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर और दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर, रेनी सीजन खत्म हुआ सितंबर में, तो अक्टूबर से दिसंबर में ये लोग पोटैटोज ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, इन दी विंटर सीजन, जैसे ही ठंड अक्टूबर दिसंबर में ठंड आएगी जब, ठीक है, तो तब ये क्या चालू कर देंगे, वीट ग्रो करना चालू कर देंगे। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस, फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, in the market at Raiganj. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in the raw form or as jaggery sold to traders in Shahpur. देखो, वी ऑलरेडी नो कि ज़मीन जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो फार्मर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है मल्टी क्रॉपिंग, कि खेत जो है उसके कुछ हिस्से कर लिए जाते हैं। जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर एरिया रख लिया, यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं शुगर केन। अब शुगर केन को ग्रो करने में पूरा ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाएगा, तो इस एरिया को अलग छोड़ देंगे। अब बाकी एरिया में क्या करेंगे, सीजनल क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। ठीक है, कि अगर वीट होती है एक सीज़न में तो वीट ग्रो कर लो, उसके बाद यहाँ पर पोटैटोज ग्रो कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर राइस ग्रो कर लेंगे। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अपनी ज़मीन का, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन, वेराइटी हो सके, और वेराइटी होगी तो क्या होगा, वैरायटी होने से प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। एक व्यक्ति किसी भी सीज़न में खाली नहीं बैठेगा और प्रोडक्शन करता रहेगा, तो हर सीज़न में उसके पास कुछ ना कुछ इनकम आएगी। क्यों ऐसा है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि हर सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहे हैं पालमपुर के लोग, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो है वो वेल डेवलप्ड है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई का जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कि किस तरीके से कितना पानी कौन सी क्रॉप में जाएगा, सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है और फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, क्योंकि हमने देखा था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अवेलेबल है, जिसके कारण ट्यूबवेल्स लग गए हैं। ठीक है, ठीक है, अब ट्यूबवेल्स लग गए हैं तो क्या है कि लोग अपने अपने ट्यूबवेल से क्या कर पा रहे हैं, या कॉमन ट्यूबवेल से पानी अपने खेतों में पहुँचा पा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से इरीगेट कर पाते हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद फार्मर्स जो है उन्होंने खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स, यानी अपने खेत में खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने चालू कर दिए। राइट, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग, to grow more than one then to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. ठीक है, जो हमने अभी ऊपर देखा। It is the most common way of increasing production on a given piece of land, क्योंकि लैंड एरिया नहीं बढ़ रहा, तो एक ही लैंड पे आपको ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ेंगी। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। कोई भी फार्मर यहाँ पर ऐसा नहीं है जो क्या कर रहा है, एक ही क्रॉप उगा रहा है और बाकी साल भर खाली बैठा है। ठीक है, और कई लोग थर्ड क्रॉप के फॉर्म में पोटैटो को भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो हर सीज़न में इनके पास बेचने के लिए कुछ ना कुछ होगा। मिस समथिंग, नो। तो एरिया अंडर इरिगेशन बढ़ाना ज़रूरी है क्या? ऑब्वियसली ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इरिगेशन नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन का
मतलब प्रोडक्शन के जो मोटिव हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इरिगेशन कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, क्योंकि ट्यूबवेल्स इंस्टॉल कर पा रहे हैं लोग। ठीक है, यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन क्या एक लौता ही तरीका है, नहीं, हम तो ऑलरेडी लिस्ट देख चुके हैं। ठीक है, तो दूसरे तरीके क्या है, वी कैन ऑल्सो यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की बात हो रही है फॉर हायर ईल्ड। ईल्ड क्या होता है, ईल्ड का मतलब होता है उपज, कि एक साल में एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड से कितना प्रोडक्शन हो पा रहा है उसको कहेंगे यील्ड। ठीक है, या फिर उपज। ठीक है, अब हमें यील्ड बढ़ानी है तो हमने मल्टीपल क्रॉपिंग, सॉरी हमें क्या चाहिए था, एरिया फिक्स था तो हमने मल्टीपल क्रॉपिंग कर ली। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भाई उतनी ही ज़मीन से अगर आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर भी रहे तो हर एक क्रॉप का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे आएगा, यील्ड को सुधार के। ठीक है, अगर आपकी खेत की यील्ड, सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है और मान लो कि आपका जो लैंड है वो केवल 100 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस करता है हर साल। ठीक है, अब आपको ये 100 kg से ज़मीन तो आपकी बढ़ नहीं सकती, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप 120 kg ग्रो कर लो तो आपको अपने खेत की उपज बढ़ानी पड़ेगी, है ना, सॉइल की उपज बढ़ानी पड़ेगी। तो यील्ड को मेजर कैसे करेंगे, यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। एक सीजन की बात हम यहाँ पर करते हैं। टिल द मिड 1960s सीड्स यूज इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस, मतलब कि जो प्रोडक्शन हुआ उसमें से ही कुछ हिस्सा जो है उसको सीड्स के लिए रख लिया और बाकी बेच दिया या अपने लिए खाने के लिए रख लिया। ठीक है, ट्रेडिशनल सीड्स के साथ क्या समझती थी, इनको कम इरिगेशन चाहिए, कम पानी चाहिए, लेकिन दिक्कत ये भी थी कि ये क्या कर पा रहे थे, ट्रेडिशनल सीड्स जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्शन यील्ड नहीं बढ़ा पा रहे थे। ठीक है, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्यूअर एज फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो वेजिटेबल या किचन वेस्ट जो होता है या फिर काउ डंग होता है, ये जो नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इनसे बनाया गया मैन्योर। ठीक है, यानी कि खाद। फाइन, तो मैन्योर बनाकर इन्होंने क्या किया, फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ अभी तक ये लोग नहीं करते थे। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। अगेन क्यों, क्योंकि सीड्स पुराने रख लिए हमने, मैन्योर हम अपने खेत से अपने घर से निकाल लेंगे, वैसे ही काम चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। कब आ जाएगा, 1960s में, लेटर 1960, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 1966 के आसपास। ठीक है, जहाँ पर इंडियन फार्मर्स जो इनसे इनको बताया जाएगा कि भाई आप वीट और राइस का कल्टीवेशन कर सकते हो यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, यानी कि HYV सीड्स, हाई, अपने आप इसको, सॉरी, HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, हाई यील्डिंग मतलब यील्ड को ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक डिफरेंट प्रकार के सीड्स को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, मतलब अब ये जो HYV सीड्स होंगे ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड होंगे। ठीक है, इनको बनाया ही इस तरीके से जाएगा कि ये बेस्ट क्वालिटी के निकले और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें। ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले यहाँ पर HYV सीड्स एक तो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, साथ में इनको HYV सीड्स को क्या चाहिए, पानी भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने यहीं पर देखा था कि जो ट्रेडिशनल सीड्स थे इनको कम पानी लगता है, कम प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन पानी भी कम लग रहा है, बट HYV सीड्स को क्या लग रहा है, ज़्यादा पानी लगेगा, ज़्यादा इरीगेशन लगेगा। साथ में HYV सीड्स में दे ऑल्सो हैव टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स किस लिए होते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए सॉइल की, और पेस्टिसाइड्स किस लिए होते हैं, पेस्ट से छुटकारा पाने के लिए, यानी कीटनाशक। As a result, same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. तो HYV seeds ने क्या किया, yield तो बढ़ा दी, लेकिन it needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result. High yielding variety seeds are possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers and pesticides. इस बात को खास ध्यान रखें, HYV seeds बिना फर्टिलाइजर्स के, बिना पेस्टिसाइड्स के और बिना प्रॉपर इरिगेशन के काम नहीं करेंगे।
ठीक है, तो अगर आप HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास ये सारी भी फैसिलिटीज़ हों। Farmers of Punjab, Haryana and Western UP were the first to try out the modern farming methods. ठीक है, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा? ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया 1966 में, ये सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में ट्राई किया गया। पंजाब एंड हरियाणा। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ के सबसे अच्छे, मतलब वन ऑफ दी बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं। ठीक है, फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन, मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। राइट, कुछ लोगों ने फार्म मशीनरी भी खरीद ली, जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स। ठीक है, विच मेड प्लाउइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। ठीक है, और इनको क्या मिला? इनको इसके बदले में हाई यील्ड मिली। ठीक है, मतलब वाकई ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो काम किया, HYV सीड्स ने काम किया। ठीक है, अब ये जो सरप्लस अर्न करेंगे ये क्या करेंगे? इसको मार्केट्स में बेचेंगे तो इनका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करने से भी क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन क्या मॉडर्न मेथड्स को या मॉडर्न फैसिलिटीज़ को यूज़ करने से हमारी सॉइल को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? ठीक है, मतलब विल दी सॉइल सस्टेन और विल दी लैंड सस्टेन, ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये देखा गया कि जो पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है, यहाँ की सॉइल क्वालिटी डिक्रीज़ होने लग गई थी। ठीक है, तो क्यों ऐसा होगा, कौन कौन से रीजन से, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम इस टॉपिक से शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लेक्चर में अगर आपको कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो ज़रूर से इसको लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अब तक अगर आपने अनुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।